नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिकल ब्रांच में। आज का टॉपिक है थर्मल इंसुलेशन। आगे वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि थर्मल इंसुलेटर क्या है। थर्मल इंसुलेटर वो मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, जो कि हीट के लिए रेसिस्टेंस का काम करता है, जैसे कि कॉक, गिलास वुल एक्सेट्रा, जिन्हें हम लैगिंग मटेरियल भी कहते हैं। अब हम जानेंगे थर्मल इंसुलेशन, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, प्रोसेस इक्विपमेंट्स जैसे कि रिएक्शन वेसल, रीबॉयलर, डिस्टिलेशन कॉलम, इवोपरेटर एक्सेट्रा, या फिर आप कह सकते हैं स्टीम पाइप में क्या होता है, हीट का लॉस कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मोड में एटमॉस्फेयर में होता है। और ये जो हीट होती है ये स्टीम और कोल का कन्वर्जन होती है, मतलब रूप होती है, जो कि इकोनॉमिक नेसेसिटी है, मतलब आर्थिक रूप से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इक्विपमेंट की हॉट सरफेस पर लैगिंग को अप्लाई करते हैं। आसान भाषा में कहूँ, थर्मल इंसुलेटर मटेरियल को अप्लाई करते हैं और इसी को हम कहते हैं थर्मल इंसुलेशन। इससे क्या होता है, हीट का लॉस एटमॉस्फेयर में या फिर आप कह सकते हैं सराउंडिंग में बहुत ही कम होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर फर्नेस के एग्जाम्पल के द्वारा थर्मल इंसुलेशन के बारे में बताया गया है। आपको पता है कि जो फर्नेस होता है उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, लेकिन उसके बाहर वर्किंग टेम्परेचर अंदर की तुलना में बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फर्नेस है उसकी सरफेस या फिर आप कह सकते हैं उसकी दीवारें कई सारी इंसुलेटिंग ब्रिक्स के द्वारा बनाई जाती हैं, जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का, मतलब जो हीट को बहुत ही कम कंडक्ट करता है। इसी वजह से फर्नेस की जो सरफेस होती है या फिर आप कह सकते हैं जो दीवारें होती हैं उनका टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। दोस्तों, अब बुक में इंसुलेशन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में मेन 4 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप इन चारों पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं तो आप कल के दिन प्रैक्टिकल में, एग्ज़ाम में और जॉब इंटरव्यू में थर्मल इंसुलेशन के बारे में अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ सकते हैं। तो चलिए इन चारों पॉइंट्स को भी हम कवर कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, एक्सेसिव हीट को सराउंडिंग में जाने से रोकने के लिए उन प्रोसेस यूनिट्स मतलब इक्विपमेंट्स और पाइपलाइन के लिए इंसुलेशन ज़रूरी है, जो कि सराउंडिंग से अधिक टेम्परेचर पर हीट जनरेटेड, स्टोर्ड और कन्वे करती है। ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इसको हम प्रैक्टिकली डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर हीट जनरेट हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं स्टोर है, या फिर आप कह सकते हैं कन्वे हो रही है। अब ये जो हीट है ये इक्विपमेंट की सरफेस से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर हमने इस इक्विपमेंट की सरफेस पर इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ नहीं करा तो हीट का लॉस सराउंडिंग में हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इक्विपमेंट की सरफेस पर इंसुलेटर मटेरियल का यूज़ करते हैं और इसे हम कहते हैं थर्मल इंसुलेशन। दूसरे पॉइंट में लिखा है, इंसुलेशन ज़रूरी है ताकि बाहर से आने वाली एक्सेसिव हीट फ्लो को रोका जा सके, जिससे उन मटेरियल्स को प्रिवेंट किया जा सके जिन्हें सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम रखना ज़रूरी है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ठंडा पानी है और हम चाहते हैं ये पानी ठंडा रहे। अगर मैं इस पानी को किसी सिंपल सी बोतल में रख दूँ तो बाहर के टेम्परेचर की वजह से, मतलब जो सराउंडिंग में हीट है उसकी वजह से, कुछ टाइम के बाद इस पानी का टेम्परेचर भी बाहर के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसी पानी को थर्मल इंसुलेशन बोतल में रख दूं तो ये पानी ठंडा रहेगा। तीसरा पॉइंट है, कंफर्टेबल या फिर आप कह सकते हैं एक्सेप्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए इंसुलेशन ज़रूरी है। अगर इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं किया गया तो प्रोसेस यूनिट्स और हॉट या कोल्ड स्टीम को ले जाने वाली पाइपलाइन के आसपास वर्किंग एरिया अनकंफर्टेबल और अनएक्सेप्टेबल होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इक्विपमेंट के अंदर जो हीट होती है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है,
अगर इक्विपमेंट की सरफेस पर लैगिंग मटेरियल नहीं होगा तो हीट का लॉस सराउंडिंग में होगा, जिसकी वजह से इक्विपमेंट के आसपास बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। अगर बाई चांस गलती से कोई वर्कर इक्विपमेंट के साथ टच हो गया तो उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इंसुलेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चौथे पॉइंट में लिखा है, केमिकल प्लांट में रिक्वायरमेंट के अनुसार स्टीम को स्टीम लाइंस के माध्यम से या फिर आप कह सकते हैं स्टीम पाइपलाइन के द्वारा प्रोसेस इक्विपमेंट्स तक पहुंचाया जाता है। अगर स्टीम पाइपलाइन को इंसुलेटेड प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा तो इन पाइपलाइन से एम्बिएंट एयर में हीट का लॉस स्टीम कंडक्शन के रूप में होगा, जिससे हीट क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो सकती है और उन इक्विपमेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो स्टीम के द्वारा ऑपरेट होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल से हमारी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है। तो बुक में मेन 5 इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में लिखा है, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो। दूसरा पॉइंट है कि थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो वर्किंग टेम्परेचर रेंज में बड़े आसानी से काम कर सके। आसान भाषा में कहूँ, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है, वहाँ पर भी इंसुलेटिंग मटेरियल बड़े आसानी से काम कर सके। और तीसरा पॉइंट है कि थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसकी सफिशिएंट ड्यूरेबिलिटी हो और जिसके पास अपनी खुद की अच्छी खासी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो और जो मॉइस्चर और केमिकल वाले इन्वायरमेंट में रेसिस्टेंस का काम करे। आसान भाषा में कहूँ तो मॉइस्चर और केमिकल वाले एरिया में अपना बचाव कर सके। और चौथा पॉइंट है कि थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से अप्लाई कर सके और जो नॉन टॉक्सिक हो और जो रेडली अवेलेबल हो और जो इनएक्सपेंसिव हो, मतलब जो बहुत सस्ते में मिल जाए और जिसको लगाने में भी कम खर्चा आए और जिसके मेंटेनेंस में भी कम खर्चा हो। और पांचवा पॉइंट है कि इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो फायर हैजार्ड क्रिएट ना करे, मतलब जो ज्वलनशील ना हो। अब दोस्तों, जैसे कॉक, एस्बेस्टस, ग्लास वूल, मैग्नीशिया कुछ ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जिनका यूज़ सामान्यतः इंडस्ट्री में किया जाता है, जिन्हें लैगिंग मटेरियल भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं इन इंसुलेटिंग मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अच्छे थर्मल इंसुलेटर हैं। अब मैं आपको बताऊंगा द ऑप्टिमम थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन की ऑप्टिमम थिकनेस का मतलब क्या है। इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे। थोड़ी सी वीडियो और बची है, उसके बाद आपका टॉपिक अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो लिखा है कि इंसुलेशन की ऑप्टिमम थिकनेस इकोनॉमिक अप्रोच है, मतलब इंसुलेशन की थिकनेस इतनी होनी चाहिए जो हमारे लिए इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद हो, या फिर आप कह सकते हैं कि इंसुलेशन की ऑप्टिमम थिकनेस का मतलब है टोटल एनुअल कॉस्ट का कम होना। और ये जो टोटल एनुअल कॉस्ट है ये हीट लॉस कॉस्ट और एनुअल फिक्स चार्जेस का सम होता है। अब इस बात को नोट करना, ये जो हीट लॉस कॉस्ट है इसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं और ये जो एनुअल फिक्स चार्जेस है इसे हम मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन चार्जेस भी कहते हैं। अब आपको पता है कि इंसुलेशन की ऑप्टिमम थिकनेस का मतलब क्या है। अब बुक में इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। तो बुक में लिखा है कि इंसुलेशन की थिकनेस ज़्यादा होने पर हीट लॉस कम होता है, जो कि अच्छी बात है। हमको हीट लॉस को कम रखना है। अगर हीट लॉस कम होगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होगी, लेकिन जब इंसुलेशन की थिकनेस ज़्यादा होती है तो इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। मतलब जो हम इंसुलेशन खरीद के लाते हैं और फिर उसे लगाते हैं उसमें खर्चा ज़्यादा आता है और साथ ही साथ जो एनुअल फिक्स चार्जेस है वो भी बढ़ जाता है। मतलब इंसुलेशन की मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन में जो चार्जेस है वो भी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ
तो टोटल एनुअल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और हमको टोटल एनुअल कॉस्ट को कम रखना है। और अगर इंसुलेशन की थिकनेस को कम कर दिया जाए तो हीट लॉस ज़्यादा होगा। अगर हीट लॉस ज़्यादा हुआ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी और फिर से टोटल एनुअल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और हमको इकोनॉमिकली नुकसान होगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इंसुलेशन की थिकनेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। चलिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं इंसुलेशन थिकनेस लाइन। इस लाइन में हमको ये समझाया गया है कि जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलेशन की थिकनेस भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम पीछे की ओर जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलेशन की थिकनेस कम हो रही है। और इसी तरह से आपको ये जो ऊपर वाली लाइन दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट लाइन। इस लाइन में हमको ये समझाया गया है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनुअल कॉस्ट की वैल्यू बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनुअल कॉस्ट की वैल्यू कम हो रही है। और इस लाइन को हम कहते हैं फिक्स्ड चार्जेस लाइन। इस लाइन का ये पॉइंट हमें ये बताता है कि यहाँ पर फिक्स चार्जेस की वैल्यू बहुत कम है, और ये वाला पॉइंट हमें ये बताता है कि यहाँ पर फिक्स चार्जेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इस लाइन में नीचे की ओर आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स चार्जेस की वैल्यू कम हो रही है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह से आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं हीट लॉस वैल्यू लाइन। इस लाइन का ये पॉइंट हमें ये बताता है कि यहाँ पर हीट लॉस की वैल्यू सबसे कम है, और ये वाला पॉइंट हमें ये बताता है कि यहाँ पर हीट लॉस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर इस लाइन में हम इस तरफ की ओर आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट लॉस की वैल्यू कम हो रही है, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हीट लॉस की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। और इस लाइन को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट लाइन। इस लाइन के ये दो पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, मतलब सेंटर में आते हैं, तो इस पॉइंट में टोटल कॉस्ट की वैल्यू सबसे कम है। तो चलिए अब हम इंसुलेशन की ऑप्टिमम थिकनेस को निकालते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम इंसुलेशन की थिकनेस को बढ़ाते हैं और हम थिकनेस को यहाँ तक बढ़ा देते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट को इस लाइन के साथ जोड़ें तो हमारा ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, और इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर हीट लॉस की वैल्यू कम है। और अगर हम इसी पॉइंट को इस लाइन के साथ जोड़ें तो हमारा ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, और इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर फिक्स्ड चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा है। और अभी हमने पढ़ा था कि इंसुलेशन की थिकनेस ज़्यादा होने पर हीट लॉस कम होता है, लेकिन एनुअल फिक्स चार्जेस बढ़ जाता है। अगर ऐसा हुआ तो टोटल एनुअल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और हमको इकोनॉमिकली नुकसान होगा। और अगर हम इंसुलेशन की थिकनेस को कम रखें, मान लेते हैं हमने इंसुलेशन की थिकनेस को यहाँ तक रखा, अब अगर हम इस पॉइंट को इस लाइन के साथ जोड़ें तो हमारा ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, और इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर फिक्स्ड चार्जेस की वैल्यू कम है। और अगर हम इसी पॉइंट को इस वाली लाइन के साथ जोड़ें तो इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर हीट लॉस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और अभी हमने पढ़ा था अगर हम इंसुलेशन की थिकनेस को कम रखें तो एनुअल फिक्स चार्जेस कम रहता है, लेकिन हीट लॉस ज़्यादा होता है। और अगर हीट लॉस ज़्यादा हुआ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई तो फिर से टोटल एनुअल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और हमको फिर से इकोनॉमिकली नुकसान होगा। तो अब हम इंसुलेशन की थिकनेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो बुक के अनुसार जब हम इंसुलेशन की थिकनेस को यहाँ तक कर देते हैं तब हमको मिलती है ऑप्टिमम लाइन और साथ ही साथ ऑप्टिमम पॉइंट। ये पॉइंट हमें ये बताता है कि यहाँ पर ना तो फिक्स्ड चार्जेस की वैल्यू ज़्यादा है और ना ही हीट लॉस की वैल्यू ज़्यादा है। अगर ऐसा होता है तो टोटल एनुअल कॉस्ट की वैल्यू भी कम रहती है और टोटल कॉस्ट या फिर आप कह सकते हैं टोटल ऑपरेशन कॉस्ट भी कम रहती है और हमको इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है।